बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, कब तक इस पर रोक लगेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए तेजी के साथ जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश नया जिन्ना लैंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। संजय जी, इस बात में कितना दम नजर आता है? भारत को बांग्लादेश के हालात को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे, वरना हमारे पड़ोस में एक और नासूर तैयार होता नजर आ रहा है। कट्टर इधर पाकिस्तान और चीन की साजिश की वजह से कट्टरपंथी बांग्लादेश को जिन्ना लैंड बनाने पर तुले हुए हैं। बांग्लादेश में बहुसंख्यक कौन है? बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमान कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, यह भी जरा आपको देखना चाहिए। मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, बांग्लादेश के टुकड़ों पर पलने वाला इंडिया कुछ इस तरह से चीखें मार रहा है जिस तरह मासूम बच्चा चीखें मारता है जब उसको माँ दूध नहीं पिलाती तो पूरा आसमान सर पर उठा लेता है। दोस्तों, इंडिया के साथ वो कुछ होने जा रहा है जो पहले पाकिस्तान के साथ हुआ। अब इंडिया की रोटी बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब सब इंडियन इस तरह रो रहे हैं जिस तरह मासूम बच्चा रोता है। देखें जरा। संजय जी, इस बात में कितना दम नजर आता है? भारत को बांग्लादेश के हालात को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे, वरना हमारे पड़ोस में एक और नासूर तैयार होता नजर आ रहा है। कट्टरपंथ जिस तरह से अपनी जड़ें जमाता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान में बैठी कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह से उसे खाद पानी दे रही हैं, ये एक बड़ी मुश्किल का सबब आने वाले वक्त में बन सकता है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, जिसके चलते आज ये तस्वीर बांग्लादेश की हमारे सामने है आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ है, एक उम्मीद की जा रही है। देखिए, अमेरिका बात को समझ नहीं पा रहे, 1971 में भी नहीं समझ पाए और आज भी वो नहीं समझ पाए कि जो नेक्सेस है वो माओइस्ट इस्लामिस्ट नेक्सेस है। सीधा सीधा बांग्लादेश में मौलाना भाषानी की विचारधारा को ये रिप्रेजेंट करते हैं और अभी भी अगर नेट जो बेनिफिट हो रहा है वो चाइना और इस्लामिस्ट फोर्सेस को होगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएगा। ये बात समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से जो बांग्लादेश में हालात डेवलप हुए हैं, ये कई दिनों से ये एक तरीके से प्लानिंग चल रहा था और पाकिस्तान ISI इन्वॉल्व था। अमेरिका निश्चित रूप से डेमोक्रेसी की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, लेकिन वो ट्रैप हो गए 1971 की तरह। अब चिंता का विषय क्या है कि मोहम्मद यूनुस को एक चेहरा बनाया गया, लेकिन मोहम्मद यूनुस की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो प्रोग्रेसिव हो, सेकुलर है। वो भी इस्लामिस्ट के साथ नेक्सेस में फंस गए हैं। सारी जो पॉलिसीज आ रही, जिस तरीके से जिन्ना के जन्मदिन को उनकी एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि जो पाकिस्तान में जिसने नरसंहार के लिए जो जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान, उसके फादर ऑफ नेशन को आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से। नहीं, लेकिन आपने जिस नेक्सस की बात की, जमीर अली साहब से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। जमीर अली साहब, अगर मैं इसको भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हटा दूं, बार बार ये बात कही जाती है कि एक कॉमन चेन नजर आता है इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक फोर्सेस और इस्लामिक कंट्रीज का। हम उन भाषणों में फिलिस्तीन का जिक्र देखते हैं, हम उन भाषणों में उन देशों का जिक्र देखते हैं जहां पर भाई मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मैं ये सवाल करना चाहूंगा आपसे और समझना चाहूंगा कि भाई चाइना की जब बात आती है तो चाइना दोस्त कैसे नजर आता है ऐसे रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस को, तब जबकि चीन के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होता है ये सब जानते हैं। वहां तो कुरान तक अमेंड करके चाइना बोलता है कि यही कुरान आपको पढ़ना होगा। क्या किसी मुस्लिम देश में इतनी ताकत नहीं कि वो चाइना के पे सवाल उठाए, बल्कि चाइना को सब दोस्त बताते हैं? ये पैराडॉक्स, ये कंट्रोवर्सी, ये सब क्या है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? भारत विरोधी नजर आता है और चीन दोस्त नजर आता है, क्या है ये? देखिए, इससे पहले जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि बांग्लादेश में जो ताकतें मौजूद थीं उनमें एक फोर्सेस थी जिसका नाम है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी वो जमात है जिसने इब्तदाई दिनों में तो पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं की, लेकिन उसके बाद अब वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं गया। और यकीनी तौर पे वो अपनी पॉलिटिकली तौर पे जिद्दोजहद करते रहे और उसके बाद इस बार हमने देखा है कि जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई तो उसके बाद वो लोग पावर में आ गए और बांग्लादेश में दोबारा से इस्लामिक नज़रियात रखने वाले जो सियासी वर्कर्स थे उनकी हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई है। और दूसरी बात जहाँ तक आपने की चाइना की, तो देखें पाकिस्तान या बांग्लादेश और जितने भी देश है वो इस वक्त उनकी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें इस्लाम या किसी
किसी भी मजहब का एलिमेंट कम है, वहाँ पे उनके जो अपने मुल्की मफादात है वो ज्यादा हैं। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो बदकिस्मती से कुछ फोर्सेस की वजह से कभी भी अच्छे नहीं हो पाए। उसके नतीजे में यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो चाइना से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। अब चाइना क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, हर मुश्किल मरहले में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसी तरह से बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि इस वक्त जब वहाँ पर जो पॉलिटिकली फोर्सेस हैं वो उनकी जो पावर पॉलिटिक्स है उसका नजरिया चेंज हुआ है, तो उनको लग रहा है कि ज़मीर अली साहब, इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जहां तक एट्रोसिटीज की बात है तो चाइना को ये लिवरेज या ये जो छूट क्यों दी जा रही है? अगर बात सिर्फ इस्लाम की है, इस्लामिक देशों की है, तो फिर तो ये बड़ा ही दोहरा रवैया है कि भारत के खिलाफ आपको सब सही लगता है, चाहे बांग्लादेश में बैठी फोर्सेज हो या पाकिस्तान में, लेकिन चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहां से पैसे मिल रहे हैं। नहीं, मैंने आपको अर्ज की कि इस वक्त जो बांग्लादेश में जो कुव्वतें हैं उनको नजर आ रहा है कि अगर उनके संबंध भारत से खराब होंगे तो उनको कोई सपोर्ट करने के हवाले से देश होना चाहिए, जिस वजह से वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। देखिए, है बदकिस्मती पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कि हमें एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे दरमियान ऐसे एलिमेंट्स मौजूद रहे जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को कभी भी करीब आने नहीं दिया। अब बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा था और पाकिस्तान से अलग हो गया, तो वहां पर जो सोच डेवलप थी या जो वहां पर सोच मौजूद थी वो थी तो वही सोच जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान की थी। तो ये सारी सोचें ऐसी हैं जिन्होंने अभी वहां पर ताकत हासिल कर ली है बांग्लादेश में। ठीक है ज़मीर अली साहब, आप जो बातें कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हकीकत के बहुत ज्यादा करीब हैं। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, कब तक इस पर रोक लगेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए तेजी के साथ जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश नया जिन्ना लैंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में पहली बार जिन्ना की बरसी मनाई गई। कट्टरपंथी और पाकिस्तान चीन के शह पर बांग्लादेश अपनी बर्बादी की ओर भी आगे जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं। हर जगह कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान के जो समर्थक बांग्लादेश में छिपे बैठे थे, अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश बनने के बाद जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, जिन्ना की बरसी पर उर्दू में कविताएं पढ़ी गई, मुशायरे हुए। जरा सोचिए बांग्लादेश किन परिस्थितियों में बना और आज वहां क्या हो रहा है। बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है। इन सारी कट्टरपंथी ताकतों को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। नतीजा यह है कि अब बांग्लादेश में जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठने लगी है। यानी जिस देश के लोगों ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया, उस देश के संस्थापक को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाएगा। 1952 में इसी बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा के लिए एक बड़ा भारी आंदोलन किया था, जिसमें बहुत बलिदान भी दिए गए थे, क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान उर्दू थोपना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना की उस राष्ट्रीय भाषा की वजह से। अब जमात इस्लामी और ISI की वजह से वो सिचुएशन 180 डिग्री बदल गई है और ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश अब एक दूसरा पाकिस्तान बन गया है जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट किया गया। उम्मीद ये थी कि नई सरकार सुधारों को बढ़ावा देगी, लेकिन नई सरकार तो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई। हालात ये है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो कट्टरपंथी आग आखिर किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ धधक रही है? कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार हिंदू हैं, उन्हें निशाना लगातार बनाया जा रहा है, उन पर हमले लगातार हो रहे हैं और ये हमले अभी तक भी थमते हुए नजर नहीं आए हैं और यूसुफ सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम नजर आ रही है। लगातार कट्टरपंथियों पर निशाना किया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। 4 प्रमुख मंदिरों में आग लगाने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। 48 जिलों के अंदर 278 जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं घरों में आग लगा दी जाती है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दिनाजपुर में शमशान घाट पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं सरकारी नौकरियों से जबरन इस्तीफा हिंदुओं से दिलवाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि अपनी नौकरियों से वो इस्तीफा दें। ये हालात इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हैं और लगातार जो दावे हैं वहां के इस वक्त की सरकार के ये दावे कर रहे हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक और पाकिस्तान समर्थित गैंग बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वहां पर एक प्रोफेसर की तरफ से तो यहां तक कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील कर लेनी चाहिए बांग्लादेश को और भारत के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में नई सरकार के आते ही पाकिस्तान के हमदर्द भारत के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। कोई भारत को धमकी दे रहा है तो कोई भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने की वकालत कर रहा है। जरा सोचिए कि जिस भारत की मदद से आज बांग्लादेशी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन से साजिशें रची जा रही हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से विश्लेषण का विषय बने रहे। इसके बावजूद प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने बांग्लादेश के न्यूक्लियर हथियारों के लिए पाकिस्तान से मदद देने की बात कही। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए भारत को एक बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, शाहिदुज़्ज़मान ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी तक बता दिया। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम का भी जिक्र हुआ था। लेकिन अब जिस तरह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि ISI बांग्लादेश के तख्ता पलट में शामिल रही है। भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे, उन पर जुल्म ढाते थे, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे। बाद में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन आज के हालात देखिए। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान। दोस्तों, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की डील हुई ना, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एटमी हथियारों का सामान दे दिया। जब इंडिया को पता चला कि बांग्लादेश ने ये सब कुछ दे दिया है तो इंडियन न्यूज़ एंकर स्टूडियो छोड़कर गायब हो गई। कुछ इंडियन न्यूज़ एंकर जो हैं वो खामोश हो गई, उन्होंने अपना सर कंप्यूटर के ऊपर रख लिया। बड़ी परेशानी के आलम में वो कंप्यूटर पर सोई हुई हैं और एडिटर पूछता है कि मैं कहता हूँ खबर पढ़ें, आप खबर क्यों नहीं पढ़ रही? तो इंडियन न्यूज़ एंकर की ज़बान सूख गई दोस्तों, उनसे खबर ना पढ़ी गई। तो दोस्तों, दूसरी तरफ जो खबर पढ़ी गई वो देखें। इधर पाकिस्तान और चीन की साजिश की वजह से कट्टरपंथी बांग्लादेश को जिन्ना लैंड बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मुजीबुर रहमान की जगह जिन्ना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बन गए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें
तेजी से बढ़ रही हैं। हर जगह कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान के जो समर्थक बांग्लादेश में छिपे बैठे थे, अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश बनने के बाद जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, जिन्ना की बरसी पर उर्दू में कविताएं पढ़ी गई, मुशायरे हुए। जरा सोचिए बांग्लादेश किन परिस्थितियों में बना और आज वहां क्या हो रहा है। बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है। इन सारी कट्टरपंथी ताकतों को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। नतीजा यह है कि अब बांग्लादेश में जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठने लगी है। यानी जिस देश के लोगों ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया, उस देश के संस्थापक को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाएगा। 1952 में इसी बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा के लिए एक बड़ा भारी आंदोलन किया था, जिसमें बहुत बलिदान भी दिए गए थे, क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान उर्दू थोपना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना की उस राष्ट्रीय भाषा की वजह से। अब जमात इस्लामी और ISI की वजह से वो सिचुएशन 180 डिग्री बदल गई है और ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश अब एक दूसरा पाकिस्तान बन गया है, जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट किया गया। उम्मीद ये थी कि नई सरकार सुधारों को बढ़ावा देगी, लेकिन नई सरकार तो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई। हालात ये है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी सरकार जो चीन और पाकिस्तान के दम पर उछल रही है, उसे शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले दिनों जो मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा था, भारत के पीछे घूम रहा है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी काफी हद तक भारत पर ही निर्भर करता है। तो कहीं भारत को ये तेवर दिखाना उसे भारी ना पड़ जाए। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की कमान जब से मोहम्मद यूनुस के हाथों में आई है, तब से ही बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से भारत विरोधी आवाजें उठने लगी हैं। चीन और पाकिस्तान अपनी टेढ़ी नजरें बांग्लादेश पर गड़ाए बैठे हैं। स्थापना के समय से ही एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त रहा है भारत। बांग्लादेश की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भारत ने निवेश कर रखा है, लेकिन बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार जो भारत विरोध में खड़ी नजर आ रही है, उसे फायदा कम और नुकसान होता ज्यादा नजर आ रहा है। भारत के साथ तल्ख रिश्ते और पाकिस्तान चीन को तरजीह देना बांग्लादेश के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शेख हसीना की सत्ता छीनने के बाद बांग्लादेश में हालात खराब नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार चीन और पाकिस्तान के दम पर उछलती नजर आ रही है। यूनुस सरकार ने चीन से कर्ज पर बयान दर को घटाकर 1% करने और इसके कर्ज के देनदारी की अवधि को 30 सालों तक बढ़ाने की अपील की है। बांग्लादेश पर चीनी कर्ज की वर्तमान ब्याज दरें 2 से 3% के बीच हैं और इन्हें आने वाले 20 सालों में बांग्लादेश को चुकाना है। ऐसे में चालबाज चीन अपना फायदा ढूंढता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल के बीच चीन किसी तरह बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। एशिया में अपनी धाक जमाने के लिए चीन ने पाकिस्तान और मालदीव को अपने जाल में फंसाया था। ठीक उसी तरह बांग्लादेश पर भी चीन अपना अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार जमाना चाहता है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार शायद इस बात से अनजान है कि कुछ दिन पहले जो मालदीव भारत को तेवर दिखा रहा था, आज वो भारत के करीब आने की कोशिश में जुट गया है। साउथ एशिया में भारत की ताकत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस मालदीव ने भी हाल ही में भारत को तेवर दिखाने की कोशिश की थी, अब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है।
भारत को आंख दिखाकर चीन की गोद में बैठने की हसरत रखने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो अब भारत से मदद मांग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश को भारत की जरूरत क्यों है। साउथ एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2020 से 21 में द्विपक्षीय व्यापार 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक था, जो साल 2021 से 2022 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। बांग्लादेश के लिए भारत ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। पड़ोसी देश भारत से लगभग 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों में कॉटन और कॉटन वेस्ट का प्रमुख है। 2021 से 22 में 164 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कॉटन और कॉटन वेस्ट का एक्सपोर्ट हुआ था। इसी साल भारत ने बांग्लादेश को 119 डॉलर से ज्यादा का गेहूं निर्यात भी किया था। इसके अलावा चावल, चीनी और दूसरे अनाज भी बांग्लादेश भारत से लेता है। ऐसे में बांग्लादेश अगर अपनी राह नहीं बदलता तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश से भी पाकिस्तान जैसी खबरें सामने आएंगी। बांग्लादेश में आर्थिक हालात काफी खराब हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कर्ज मांगता हुआ नजर आएगा। बांग्लादेश को मालदीव से सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज आम आदमी पार्टी विधायक रामनिवास गोयल का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि विधायक दल चुनेगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हों चुनाव। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की मांग, महाराष्ट्र के साथ ही करा जाए दिल्ली के भी चुनाव। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल पर किया हमला। बोले उन्होंने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए दे रहे हैं इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे, कहा पहले ही दी थी राजनीति में नहीं जाने की सलाह, आज जो होना था वो हो गया। मैं पहले से ही बता रहा था राजनीति में नहीं जाना, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा और आज जो होना था वो हो गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया सबसे बड़ा आतंकवादी। कहा राहुल गांधी को पकड़ने वाले को देना चाहिए इनाम। देश के सबसे बड़े दुश्मन है राहुल गांधी। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को बताया आस्तीन का सांप। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठे हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने दिया जवाब। बोले एक युवा लड़का रास्ता भटक चुका है, कभी राहुल गांधी के लिए पढ़ते थे कसीदे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रवनीत को बताया बेचारा। कहा उनका साबित करना है कि वो बीजेपी की विचारधारा में शामिल हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कुछ लोग संविधान की मूल भावना को भूल गए हैं, संविधान की नुमाइश करना ठीक नहीं। बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोका दावा। कहा सीएम बनने पर बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा 370 के लिए लड़नी होगी लड़ाई। कहते थे 370 जिम्मेवार है यहाँ पे आतंकवाद का, आज तो 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये बंदूक कहाँ से आ रही है? जो लोगों को भी मार रही है, फौजियों को भी शहीद कर रही है, ये कहाँ से आई? जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैली। नागसैनी, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल किए गए बंद। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया ये फैसला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग भी हुई है। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकी को जवानों ने गोली मारी।
प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के श्री सोमनाथ ट्रस्ट के साथ की बैठक, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की होगी शुरुआत। बरेली में जुलूस के दौरान बवाल, हिंदू संगठनों ने अंजुमन का रोका रास्ता, हिंदू समुदाय का आरोप, सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। उधर बरेली में जुलूस रोकने के बाद से तनाव का माहौल, दोनों समुदाय आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी, पुलिस बल को किया गया तैनात। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म, विधायक गोपीचंद मीणा के ऐलान के बाद धरने से हटे लोग। उधर जाजपुर के विधायक गोपीचंद मीणा का बड़ा दावा, कहा साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव, अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। पहले तो इन्होंने यहाँ गेट के यहाँ रोकने का प्रयास किया, षड्यंत्र पूर्वक 250 लोगों ने, फिर पुलिस प्रशासन ने इनके समझाइश की, उसके बाद ऊपर से पथराव किया इन्होंने। हिमाचल के कुल्लू में अवैध मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद, एनओसी मिलने के बावजूद कराया गया अवैध निर्माण, 4 मंजिला इमारत के ऊपर बनाया गया गुंबद। लैंड जिहाद पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा हम लैंड जिहाद के खिलाफ, वक्फ बोर्ड पर होना चाहिए कानूनी शिकंजा। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए, तो सनातनियों को भी, हिंदुओं को भी करना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अंधविश्वास का खूनी खेल, जादू टोना के शक में 3 महिला समेत 5 लोगों की हत्या। सुकमा पुलिस ने की यह बड़ी कार्रवाई, हत्या के आरोपियों को लिया गया हिरासत में, चल रही है पूछताछ। प्राथमिक जांच में ये आया है कि जादू टोना की शक की वजह से गांव के लोगों ने डंडे से मारपीट कर इन 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने हिरासत में लिया, नौकरानी को सुसाइड। दोस्तों, अब इंडिया बार बार रो रहा है और दिखा रहा है दुनिया को हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हम जो रोजी रोटी खाते थे बांग्लादेश से, दाल रोटी हमें मिलती थी, वो तो आज हमें दाल रोटी नहीं मिल रही। दोस्तों, पूरा इंडिया अब रो रहा है, पूरे इंडिया के जो हाथ है वो माथे पर है। इंडियन लोगों की जबान पर शक्कर आ चुकी है, जबान उनकी सूख चुकी है। अब इनको समझ को ही नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता लेकर जाना है। तो दोस्तों, जनरल बख्शी जो है ना, इंडिया का जो पहले धमकी दे रहा था पाकिस्तान को, अब वो इंडिया छोड़कर भाग गया है, इंडिया में नहीं रह रहा। वो कहता है कि यहाँ भी बांग्लादेश और पाकिस्तान पहुँच जाएगा, मेरे साथ क्या होगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। यह है सूरत हाल इंडिया की, मिलते हैं।